अक्सर करके समाज में एक बात चला करती है कि हम इतने दिन बंद रहे या हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा चला, तो हमें इसके लिए क्या रेमेडी हासिल है कि हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा चलता रहे, हम इतने दिन अकारण जेल में रहे। तो मिथ्या कारावास और विद्वेषपूर्ण अभियोजन, ये दो अकृत्य लोगों के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन ये अकृत्य बनाया ही इसीलिए गया ताकि इन दो बातों में सामंजस्य ये बिठाया जा सके कि अगर आवश्यकता है तो व्यक्ति को अभियोजित किए जाने में कोई समस्या, कोई रोक ये न हो, और अनावश्यक अल्टीरियर मोटिव्स के साथ, निम्न उद्देश्यों के साथ किसी व्यक्ति का अभियोजन ये भी न चलाया जाए। इन दो लक्ष्यों में, इन दो उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही विद्वेषपूर्ण अभियोजन नाम के अकृत्य का आविष्कार यह हुआ। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अकृत्य में दो महत्वपूर्ण जो हित हैं, इनके बीच संतुलन बिठाने का प्रयास यह होता है। पहला हित क्या है? पहला हित यह है कि व्यक्ति को अनावश्यक अभियोजित न किया जाए, और दूसरा हित यह है कि अगर व्यक्ति के अभियोजन के लिए समुचित कारण उपलब्ध है तो भले ही अंततः वह निर्दोष साबित हो, लेकिन उसके विरुद्ध अभियोजन चलना चाहिए। हां, व्यक्ति को निरुद्देश्य या अल्टीरियर मोटिव से परेशान लीगल प्रोसेस के दुरुपयोग के द्वारा यह नहीं होना चाहिए। इन दो विरोधी हितों के बीच जो संतुलन बिठाया जाता है वो विद्वेषपूर्ण अभियोजन नाम के अकृत्य के द्वारा ही बिठाया जाता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अकृत्य ये घटित कब होता है? विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अकृत्य तब घटित होता है जब आप किसी को अभियोजित करते हैं। अगर विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अकृत्य कोई करता है तो इसका अर्थ यह है कि उसने किसी न किसी को अभियोजित किया है, और न सिर्फ अभियोजित किया है बल्कि कार्यवाही उसी व्यक्ति के पक्ष में समाप्त हुई है जिसे उसने अभियोजित किया था। यानी अगर संक्षेप में कहें, इन ब्रीफ, कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अकृत्य में वादी यदि सफलता अर्जित करना चाहता है तो उसे 4-5 स्थितियों को अपने पक्ष में साबित करना ही होगा। अगर वो 4-5 परिस्थितियों को अपने पक्ष में साबित नहीं कर सका तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अकृत्य में, ठीक है, वादी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अकृत्य करने के लिए अभियोजित कर रहा है तो प्रथमतः एट द वेरी फर्स्ट वादी को साबित करना चाहिए कि उसे अभियोजित किया गया था और उसे अभियोजित करने वाला प्रतिवादी था। प्रतिवादी अर्थात विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बाद में उस मुकदमे में जिसे उसने प्रतिवादी बनाया है। दिस इज द पर्सन, यही वो आदमी है जिसने उसे अभियोजित किया था। यह सबसे पहली बात वादी को साबित करनी पड़ेगी। लेकिन इतना ही साबित कर देने से वादी का काम नहीं चलने वाला। वादी को इससे आगे साबित करना होगा, और इससे आगे उसे साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने जिस अभियोजन का संचालन उसके विरुद्ध किया था वह कार्यवाही उसी के पक्ष में समाप्त हुई। यह भी वादी को साबित करना होगा। और तीसरी बात वादी को यह भी साबित करनी होगी कि न सिर्फ कार्यवाही उसके पक्ष में समाप्त हुई है बल्कि न्यायालय ने ऐसा कोई कारण नहीं पाया
जो उसके अभियोजन का उचित और संभाव्य कारण ये कहा जा सके। ऐसा कोई कारण भी नहीं पाया। इसके बाद भी इन्होंने अभियोजित किया था। ठीक है। और चौथी चीज कि इन्होंने उसे विद्वेष पूर्वक अभियोजित किया था। ठीक है। और पांचवी चीज, इस प्रकार के विद्वेषपूर्ण अभियोजन से उसे क्षति हुई है, यह उसे साबित करना होगा। और क्षति तीन में से किसी भी प्रकार की अगर उसे हुई है तो माना जाएगा कि उसे क्षति हुई है। उसकी प्रतिष्ठा को क्षति यह हुई हो, उसके शरीर या अंग की स्वतंत्रता ये एट रिस्क ये आ गई हो, यानी जोखिम में पड़ गई हो, तो भी उसे क्षति हुई ये माना जाएगा। या फिर उसे अपने बचाव में कुछ खर्च करना पड़ा है, अर्थात उसकी संपत्ति को क्षति हुई है, तो भी यह माना जाएगा कि उसे क्षति हुई है। और विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही में विद्वेष था, यह उसे साबित करना पड़ेगा। और विद्वेषपूर्ण अभियोजन में विद्वेष था, यह किस क्षण साबित होता है? यह उस क्षण साबित होता है जबकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही करने वाला वादी न्यायालय के समक्ष यह दर्शित कर देता है कि प्रतिवादी ने उसके अभियोजन की जो कार्यवाही की थी, उस कार्यवाही का उद्देश्य विधि को सक्रिय करना नहीं था। वास्तव में उस कार्यवाही का उद्देश्य वादी को अपमानित करना, उसके शरीर या अंग की स्वतंत्रता को जोखिम में डालना या उसे नुकसान पहुंचाना, यही उद्देश्य था। विद्वेष का यह स्वरूप वादी को साबित करना होगा विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही में, क्योंकि विद्वेष अपने में कई प्रकार का होता है। विद्वेष एक ही प्रकार का नहीं होता। यूं तो जानबूझकर कोई गलत काम कर रहा है तो विद्वेष है ही है, ठीक है। लेकिन यहां तथ्य के रूप में विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही में तथ्य के रूप में विद्वेष उपस्थित किस क्षण माना जाता है? जबकि वादी यह साबित करे कि प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध जो अभियोजन संस्थित किया था, ठीक है, द prosecution which was instituted by the defendant against him, that was not in the furtherance of, वो ठीक है कानून की प्रक्रिया को या न्याय की अग्रसरता के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए, न्याय को करने के लिए यह नहीं किया गया। उस कार्यवाही का उद्देश्य, उस अभियोजन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वादी को नुकसान यह पहुंचाना था। जबकि आप जानते हैं कि कानून में कार्यवाही का हक किसी को भी इसलिए दिया गया है ताकि उसके माध्यम से समाज में न्याय घटित हो, इसलिए नहीं दिया गया कि आप कार्यवाहियां चलाकर किसी को परेशान करें। हां, वो सूरत अलग है जबकि आप ईमानदारी से विश्वास करते हैं कि कार्यवाही चलनी चाहिए, किंतु ठीक है बाद में पाया जाता है कि आप व्यक्ति की दोषिता के जो आधार बताते हैं, वास्तव में उससे सशक्त रूप से ऐसे आधार उपलब्ध हैं जो कि व्यक्ति की निर्दोषिता को सिद्ध करें। तो इस तथ्य के बावजूद कि वादी को अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने में ठीक है कुछ खर्च करना पड़ गया, कुछ नुकसान उठाना पड़ गया, लेकिन इसके बाद भी विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही सफल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि विद्वेष नहीं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही में विद्वेष है ये कब कहा जाए? विद्वेष है ये तब कहा जाएगा जबकि वादी ये साबित कर दे कि प्रतिवादी ने जो अभियोजन संस्थित किया, प्रतिवादी के अभियोजन की संस्थिति उसके विरुद्ध न्याय को ठीक है अग्रसरित करने के लिए नहीं
बल्कि वादी को परेशान करने के लिए कार्यवाही संस्थित की गई थी। अगर वादी यह साबित कर देगा तो यह मान लिया जाएगा कि विद्वेष था। विद्वेषपूर्ण अभियोजन। अभियोजन शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, यूं तो सामान्य अर्थ, जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो अभियोजन से यह अर्थ निकलता है कि कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और जिसमें मुकदमा चलाने वाले को अभियोजक कहा जाता है। ठीक है, जो सामान्य अर्थ है अभियोजन का, प्रोसिक्यूशन का, तो प्रोसिक्यूशन का सामान्य अर्थ यह है कि जब कोई किसी को मुकदमे, ठीक है, कि कार्यवाही में, यानी मुकदमे कार्यवाही में, यानी विचारण की कार्यवाही में, जब विचारण की कार्यवाही में अभियोजित करता है, अर्थात उसके ऊपर आरोप लगाकर उस आरोप को साक्ष्य के माध्यम से साबित करने का प्रयास यह करता है, तो कहा जाता है कि उसने अभियोजन किया। लेकिन जहां तक विद्वेषपूर्ण अभियोजन का सवाल है, यहां अभियोजन शब्द की जो व्याख्या है वो विचारण के तौर पर नहीं की जाती, बल्कि अभियोजन शब्द का उदार अर्थ यह लिया जाता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही में सिर्फ इतना, अगर वादी साबित कर देता है कि किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष, ठीक है, क्योंकि अगर न्यायिक अधिकारी के समक्ष कार्यवाही नहीं चल रही है तो मामला विद्वेषपूर्ण अभियोजन का नहीं है, वो मिथ्या कारावास का हो, वो किसी और ढंग का हो, वो एक अलग बात है, लेकिन मामला विद्वेषपूर्ण अभियोजन का तभी बनेगा जबकि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध कार्रवाई कहां संस्थित की हो? न्यायिक अधिकारी के समक्ष। ठीक है, न्यायिक अधिकारी के समक्ष जब कोई व्यक्ति वादी के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रारंभ करता है जिससे वादी की या तो प्रतिष्ठा को क्षति इसके होने की संभावना होती है, या उसके शरीर या अंग की स्वतंत्रता ये एट रिस्क आ जाती है, या उसे अपने बचाव में कुछ खर्च करना पड़ता है, तो यह कहा जाता है कि प्रतिवादी ने वादी को अभियोजित किया है। भले ही विचारण नहीं संस्थित हुआ, विचारण तक मामला नहीं पहुंचा, उससे पूर्व ही कार्यवाही समाप्त हो गई। आपने क्या किया? परिवाद यह संस्थित किया। परिवाद संस्थित करते ही न्यायालय ने पाया कि यह परिवाद से कोई ऑफेंस, ये डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा। भाई परिवाद काहे के बारे में होगा? अपराध के बारे में। और अपराध जो तुम समझते हो वो नहीं, अपराध वो जो दंड विधि है, ठीक, अपराध के रूप में डेजिग्नेट करती वो, उसके बारे में परिवाद संस्थित होगा। देखिए, मैं न्यायिक अधिकारी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दंड न्यायालय में कार्यवाही संस्थित होनी चाहिए, हमने ऐसा नहीं कहा है। हमने कहा अभियोजन का अपकृत्य, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अपकृत्य यह तब घटित होगा जब आप क्या करेंगे, किसी न्यायिक अधिकारी, और न्यायिक अधिकारी में ट्रिब्यूनल्स शामिल हैं, जैसे आप एडवोकेट उसके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत कर दो तो उसे अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा, ठीक है, उसकी शरीर और अंग की स्वतंत्रता भले ही खतरे में ना आए, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और उसकी संपत्ति को क्षति ये तो हो ही जाएगी, वो तो एट रिस्क आई गई। और बार काउंसिल के समक्ष जो कार्रवाई चलेगी वो दंड न्यायालय के समक्ष चलने वाली कार्रवाई थोड़ी है।
वो तो अर्ध न्यायिक स्वरूप की है, ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रही ऐसे माना जाएगा। ठीक है, तो स्थिति क्या है कि जब भी आप कोई न्यायिक प्रकृति की कार्यवाही, ठीक है, किसी जुडिशियल न्यायिक अधिकारी के समक्ष ये संचालित करना शुरू कर देते हैं और उस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप वादी की प्रतिष्ठा, वादी के शरीर और अंग की स्वतंत्रता या वादी की संपत्ति ये एट रिस्क आ जाए। बस आपने विद्वेषपूर्ण अभियोजन ये किया है, आपने एक परिवाद प्रस्तुत किया मजिस्ट्रेट के समक्ष, आप ऐसा समझते हैं कि आप जो परिवाद प्रस्तुत कर रहे हैं उससे अपराध का गठन ये हो रहा है। जिसे अक्सर आप देखें लोग कहते हैं उन्होंने हमें बड़ा मेंटल टार्चर किया है। अक्सर करके पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जो सोकॉल्ड पढ़े लिखे होते हैं, वो आएंगे और पुलिस से कहेंगे रिपोर्ट लिखो, इन्होंने हमारा बड़ा मेंटल टार्चर किया है। अब आप जानते हैं मेंटल टार्चर नाम का कोई अपराध नहीं है और ये एफआईआर अपराध की लिखी जाएगी, पुलिस के पास कोई सेक्शन ही नहीं होता। ऐसे ही आपने अपने मेंटल टार्चर जैसी किसी चीज के लिए परिवाद ये प्रस्तुत कर दिया, न्यायालय उठाकर उसे रिजेक्ट कर देगा। क्या विद्वेषपूर्ण अभियोजन हुआ? इस विषय पर न्यायालयों का मत यह है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं हुआ, क्योंकि आपकी न तो प्रतिष्ठा एट रिस्क आई, ठीक है, न शरीर और अंग की स्वतंत्रता एट रिस्क ये आई, और ना आपको बचाओ ये परिवाद प्रस्तुत किया, न्यायालय ने खारिज किया। उसने ये कहा कि अपराध का गठन हो ही नहीं रहा, लेकिन अगर अपराध का गठन हो रहा हो, आपने परिवाद प्रस्तुत किया और आप जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 190A, वहां न्यायालय को ताकत है, कौन से न्यायालय को? मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, कि ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर जिनसे किसी अपराध का संगठन होता है वह अपराध का संज्ञान ग्रहण कर सकता है। उसने अपराध का संज्ञान ग्रहण कर लिया और आप जानते हैं अगर लिखित परिवाद किया गया है तो वादी, ठीक है, वादी कह रहे हैं परिवादी और उसके साक्षियों की परीक्षा किए बिना भी प्रोसेस जारी करने का निर्णय ये ले सकता है मजिस्ट्रेट। फिर लिखित परिवाद आपने किया है तो आवश्यक थोड़ा है कि परिवादी या उसके साक्षियों की परीक्षा वो करे, 200 में लिखा है, ऐसे ही प्रोसेस जारी हो सकता है। और वो ये भी कर सकता है कि 200, ठीक है, में इंक्वायरी जांच करते हुए वादी, परिवादी और उसके साक्षियों इनकी परीक्षा करें, फिर प्रोसेस जारी करे। और यह भी कर सकता है ये करने के बाद भी आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर दे और आगे 202 में इंक्वायरी करे, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है 202 में पुलिस से रिपोर्ट मंगाए और इस सबको करने के बाद 203 में खारिज कर दे, यह भी हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि इस सब के बाद वो 204 में प्रोसेस जारी कर दे। यह भी हो सकता था कि जब उसने 190 में संज्ञान ग्रहण किया उसी समय, क्योंकक्योंकि परिवाद लिखित था, प्रोसेस जारी कर देता, यह भी हो सकता था। तो अगर आपने लिखित परिवाद प्रस्तुत किया, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया, इसके कारण से तुम्हें तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुमने तो अभियोजित किया और प्रिवी काउंसिल तक ने यही कहा है कि आपने अभियोजित किया, यानी वादी अगर विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए मामला सूचित कर रहा है तो यह देखा जाएगा कि क्या प्रतिवादी ने किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष कोई ऐसी कार्यवाही संस्थित की थी जिसमें कार्यवाहियों का वह स्तर आ गया था जहां पर वादी
इसकी प्रतिष्ठा, इसके शरीर और अंग की स्वतंत्रता या इसकी संपत्ति, ये एट रिस्क आ गई थी। क्या कार्यवाहियां उस लेवल पर पहुंच गई? और अगर कार्यवाहियां उस लेवल पर पहुंच गई थी तो कार्यवाहियां फिर किन्हीं तकनीकी कारणों से बंद हो गई, आगे नहीं चली। इसके बाद भी प्रतिवादी विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही में वादी द्वारा अभियोजित किया जा सकेगा यदि आगे की स्थितियां और संतुष्ट हो जाती हैं। यानी यह भी वादी साबित कर देता है कि प्रतिवादी ने यह जो अभियोजन संस्कृत किया था इसके लिए कोई उचित और संभाव्य कारण नहीं था। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वादी ने यह साबित कर दिया कि अभियोजन किया उसने और अभियोजन करने के लिए कार्रवाई यह न्यायिक अधिकारी के समक्ष संस्कृत की, इंस्टीट्यूट की, और वह कार्रवाई उस लेवल पर गई जिस लेवल पर वादी इसकी प्रतिष्ठा, इसके शरीर और अंग की स्वतंत्रता या इसकी संपत्ति ये एट रिस्क किया गया। अगर इतना हुआ है तो मान लिया जाएगा प्रतिवादी ने अभियोजित किया। आप जानते हैं कि अधिकतर आपराधिक मामलों में राज्य अभियोजन का काम करता है, लेकिन राज्य दो तरह से अभियोजन का काम करता है। आपने राज्य को इंफॉर्मेशन दी, राज्य ने वो राइट डाउन की, उस प्रक्रिया से जो प्रक्रिया सीआरपीसी में अपराधों को राइट डाउन करने के संबंध में लिखी है, केवल अपराधों के संबंध में विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई चलेगी नहीं, लेकिन चूंकि बहुधा अपराधों के संबंध में ही चलती है इसलिए उदाहरण वहां के ज्यादा है। जैसे विकेरियस लायबिलिटी केवल और केवल उपेक्षा के मामलों में होती है नहीं, विकेरियस लायबिलिटी किसी भी अपकृत्य में हो सकती है, लेकिन चूंकि उपेक्षा के मामले ज्यादा होते हैं इसलिए अक्सर विकेरियस लायबिलिटी का जब उदाहरण देना होता है तो उपेक्षा से लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार विद्वेषपूर्ण अभियोजन है। अधिकतर विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए जो मुकदमा आता है तो वो आपराधिक अभियोजन के सूरत में ही आता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपराधिक अभियोजन, इसी के लिए विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है। हां, यह तय है कि दीवानी कार्रवाइयों में दिवालिया की कार्रवाई और कंपनी के समापन की कार्रवाई, इसको छोड़कर दीवानी मामलों में विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सीपीसी, अगर आप फ्रीवोलस वेक्सेशियस सिविल लिटिगेशन ये इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसके लिए धारा 35, 35A और 35B इसको अधिनियमित करती है, और वहां विलंब कारित करने के लिए खर्चा, ठीक है, तंग करने के लिए खर्चा, ये सारे खर्चे वहां दिए गए। इसलिए अगर दीवानी कार्यवाहियां ये संस्थित की गई तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही नहीं होती। दांडिक मामलों में अक्सर होती है और उन मामलों में भी हो सकती है जिन मामलों में वादी की प्रतिष्ठा, शरीर या अंग की स्वतंत्रता या फिर उसकी संपत्ति एट रिस्क किया आई है। जैसे किसी वकील के खिलाफ बार काउंसिल के समक्ष मामला संस्थित कर देना। लेकिन अधिकांश ये कार्यवाही तब संस्थित होती है जब दांडिक अभियोजन हुआ होता है, और दांडिक अभियोजन में आप जानते हैं कि अक्सर दांडिक अभियोजन राज्य संचालित करता है, लेकिन राज्य को सूचना यह कौन देता है? आप। अब आपके द्वारा सूचना दो प्रकार से दी जा सकती है। एक प्रकार वो है कि आपने सूचना दी, बस कुछ नहीं किया, इसके बाद आपने कुछ नहीं किया, सारा निर्णय पुलिस ने किया, या राज्य की जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसने तय किया, उसने आपको प्रोसिक्यूट किया।
आपको यानी वादी को प्रोसिक्यूट किया, तो इन्फॉर्मर इसने अभियोजित किया, ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कहा जाएगा। तब तो इनफैक्ट पुलिस ने ही प्रोसिक्यूट किया, क्योंकि ही हैज सप्लाइड द इंफॉर्मेशन ओनली, ही हैज डन नथिंग एक्सेप्ट दैट। बट इफ यू आर प्लेइंग द एक्टिव रोल, meaning thereby you are supplying not only information, ठीक है, बल्कि you are fabricating, आप एविडेंस इसको फैब्रिकेट कर रहे हैं और एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, पुलिस को इस ढंग से कन्विंस कर रहे हैं कि वह आपके विरुद्ध यानी ठीक है वादी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रस्तुत कर रही है, तो फिर अभियोजन आप कर रहे हैं, पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस का तो काम ही है, पुलिस का ये काम है कि अगर आप उसे कोई एविडेंस देंगे तो वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देगी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया उपलब्ध है, प्रथम दृष्टया। और किसी के विरुद्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया उपलब्ध है, यह कब माना जाता है? जबकि जो साक्ष्य उपलब्ध है सिर्फ उस पर विश्वास किया जाए तो कन्विक्शन हो जाएगा, तो यह कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। अगर यह स्थिति है तो वादी, ठीक है, इसका अभियोजन आप ही ने किया, क्योंकि आपने ऐसे फाल्स एविडेंस पुलिस को दिया, पुलिस तो फिर चार्जशीट लगाएगी ही, पुलिस तो अभियोजन के लिए प्रस्तुत करेगी, ठीक है, फिर तो कोई वही नहीं। प्रतिवादी ने अभियोजित किया, यह होना चाहिए। दूसरा, वादी को अभियोजित किया था, मीनिंग देयर बाय आप इससे नहीं बच सकते। अगर आपने पुलिस, क्योंकि सामान्य अभियोजन पुलिस चलाती है, आपने परिवार के रूप में अभियोजन चलाया तब तो है ही है, तो दिक्कत ही नहीं। आपने एफआईआर कराई तो भी दो बातें हो सकती हैं, एफआईआर कराने के अलावा आपने कुछ नहीं किया, पुलिस ने सारा काम किया। अच्छा, फिर क्या पुलिस यह विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अंतर्गत दायी हो सकती है? और आपके साथ सह अप्रत्यकर्ता भी हो सकती है। जो विवेचक था तुम्हारे साथ मिलकर खूब फाल्स एविडेंस बना रहा था, वो भी है संयुक्त अप्रत्यकर्ता, अब वो ज्वाइंट ट्रांसफीजर है, उसका कोई मतलब नहीं। तुमने जो एविडेंस दिए उसने वो लगा करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया मामला, उसका कोई दोष नहीं, उसका कोई दोष नहीं। अब आप कहें उसे जांच करनी चाहिए थी, यद्यपि वो अगर जांच करता तो आपके फॉल्स एविडेंस के फॉल्सिटी को जान सकता था, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी उसका कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि अन्वेषक जो विवेचक है उसका यह दायित्व तो नहीं होता है कि वो न्यायालय की भांति सबूतों का, जो सबूत उसे अन्वेषण के दौरान मिले हैं, उनका परीक्षण करके ये जानकारी एकत्रित करे कि ये सही है या गलत। ये काम उसका नहीं है। उसे साक्ष्य मिला, अगर वो कर ले तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम अगर ज्यादा मेहनत कर लेते हो तो गलत नहीं है, तुम्हारे 100 नंबर आए तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 33 जरूर आने चाहिए अगले क्लास में जाने के लिए, ठीक है ना। तो चार्जशीट पुलिस लगाए, इसके लिए प्राइमा फेसी एविडेंस जरूर होना चाहिए। उस एविडेंस की विश्वसनीयता पुलिस पता कर ले, अच्छी बात है, न करे तो उसका दोष नहीं, ठीक है। पुलिस एविडेंस की विश्वसनीयता इसके परीक्षण के लिए नहीं बनी है, बल्कि एविडेंस है बस इस आधार पर मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देने के लिए बनी है। अगर अन्वेषक ये देख रहा है कि जो एविडेंस आ रहा है विश्वसनीय स्रोत से आ रहा है, जो सोर्स है एविडेंस आने का, जैसे आप कहते हो हम ही ने घटना देखी, हमने खुद देखा आंखों से, खून हो रहा था, कत्ल हो रहा था। अब जब तुम खुद कह रहे हो
ठीक है, कि हमने कत्ल होते देखा, तो हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकते हैं। हम आपके कथन की विश्वसनीयता परीक्षित करें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। न करें तो भी मेरा मेरा कोई दोष नहीं है, आपका दोष है। ठीक है, तो अगर अभियोजन किया गया प्रतिवादी के द्वारा एफआईआर के माध्यम से, केवल सूचना दी गई और कुछ नहीं किया गया, तो प्रतिवादी दायी नहीं है। पुलिस भले ही दायी हो जाए, लेकिन अगर प्रतिवादी ने एक्टिव रोल प्ले किया, ठीक है, तो प्रतिवादी ने अभियोजित किया है, यह माना जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने से सफलता नहीं मिलेगी कि प्रतिवादी ने अभियोजित किया, बिल्कुल किया, तो वादी को अगली बात साबित करनी होगी कि अभियोजन उसके पक्ष में समाप्त हुआ, यह भी साबित करना होगा। अभियोजन उनके खिलाफ समाप्त हुआ, तब फिर दिक्कत ही क्या है? ठीक है, अभियोजन ये वादी के पक्ष में समाप्त होना चाहिए, भले ही लोअर कोर्ट से वादी के पक्ष में समाप्त नहीं हुआ, अपीलेट कोर्ट से समाप्त हुआ, लेकिन उसके पक्ष में समाप्त हुआ, यह उसे साबित करना पड़ेगा। और इस बात को यहां तक बढ़ाया गया है कि अगर वादी के ऊपर प्रतिवादी ने 5 आरोप लगाए थे, 2 में अभियोजन उसके पक्ष में समाप्त हुआ, 3 में उसके पक्ष में समाप्त नहीं हुआ, तो 2 के लिए वो विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही कर पाएगा। अगर प्रतिवादी ने गंभीर आरोप उसके ऊपर लगाए थे और वह छोटे अपराधों में दोषी हुआ है, तो भी विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही ये चल सकेगी। उसे साबित करना पड़ेगा कि वादी को कि अभियोजन, इन्होंने हमें अभियोजित किया और अभियोजन मेरे पक्ष में समाप्त हुआ, और अभियोजन मेरे पक्ष में समाप्त हुआ। सिर्फ यही नहीं, मेरे अभियोजन के लिए कोई उचित और संभाव्य कारण नहीं था, यह भी साबित करना होगा। कोई उचित और संभाव्य कारण नहीं था। आपके पास उचित और संभाव्य कारण था अभियोजन के लिए, यह कब माना जाए? आपके पास उचित और संभाव्य कारण अभियोजन के लिए है, यह तब माना जाएगा जबकि जो परिस्थितियां आपके पास उपलब्ध हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में आप अभियोजन का निर्णय ले रहे हो, वे सर्कमस्टांसेस किसी भी युक्ति संगत मनुष्य के समक्ष हो, वे सर्कमस्टांसेस उस युक्ति संगत मनुष्य के मस्तिष्क को उसी प्रकार प्रभावित कर देंगी जिस प्रकार से वे आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही हैं। अर्थात वो भी संबंधित व्यक्ति के अभियोजन का निर्णय ले लेगा। अगर यह पोजीशन है, अगर यह पोजीशन है, तो उचित और संभाव्य कारण है। ठीक है, यानी प्रतिवादी ने उचित और संभाव्य कारण से वादी का अभियोजन किया था। इसे ठीक है साबित करने के लिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तरीका अपनाया जाएगा, ऑब्जेक्टिवली देखा जाएगा। केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि आप कहो हम ईमानदारी से विश्वास करते थे, यानी अगर प्रतिवादी यह साबित कर दे कि वो वाकई ईमानदारी से यह विश्वास करता था कि संबंधित अपराध के लिए वादी दोषी है, इसलिए उसने उसे अभियोजित किया था, तो प्रतिवादी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अकृत्य में दायित्व से छुटकारा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास किसी भी बात के बारे में क्या है इससे कोई मतलब नहीं। भाई, एक होता है सब्जेक्टिव, ठीक है,
दृष्टिकोण और एक होता है ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण। किसी एक बात के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, इससे मतलब थोड़ा ही। उस बात के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है, मतलब तो इससे है। आप ईमानदारी से विश्वास करते थे कि वादी दोषी है और इसलिए आपने उसका अभियोजन किया। लेकिन आपके विश्वास करने से होता क्या है? आपका विश्वास सरकमस्टांसेस के आधार पर यह होना चाहिए और इस गुणवत्ता का होना चाहिए कि उन सरकमस्टांसेस में अगर कोई भी हो आपकी बजाय, तो वो यही निर्णय करेगा कि वादी दोषी है और उसका अभियोजन कर देगा। यानी जो परिस्थितियां, जो सरकमस्टांसेस थी, जिन सरकमस्टांसेस में रेस्पोंडेंट ने, ठीक है, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को प्रोसिक्यूट किया, उन सरकमस्टांसेस में डिफेंडेंट के अलावा कोई भी आदमी होता तो वह सरकमस्टांसेस उस आदमी के मस्तिष्क को उसी प्रकार प्रभावित कर देती जिस प्रकार उन्होंने डिफेंडेंट के मस्तिष्क को प्रभावित किया, और वह भी डिफेंडेंट के स्थान पर वादी के प्रोसिक्यूशन का निर्णय ले लेता। अगर प्रतिवादी यह साबित करने में सफल रहता है तो फिर उसके पास उचित और संभाव्य कारण था वादी के अभियोजन के लिए, और वादी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के मुकदमे में सफलता, ठीक है, हासिल नहीं कर सकता। यानी वादी को जो साबित करना है वो क्या साबित करना पड़ेगा कि जो सरकमस्टांसेस थी जिनमें इन्होंने हमें अभियोजित किया, उन सरकमस्टांसेस में इनके अलावा कोई दुनिया का आदमी न तो मेरी दोषिता पर विश्वास करता और ना ही हमें अभियोजित करता। अगर वो ये साबित कर देता है, ठीक है ना, दुनिया का कोई आदमी हमें दोषी नहीं मानता उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में इन्होंने माना। अब इनका विश्वास ईमानदारी पूर्ण था, ये तो यही जानते होंगे, हमें क्या मालूम। लेकिन दुनिया का कोई आदमी उन सरकमस्टांसेस में हमें दोषी नहीं मानता। यह तथ्य स्वयं में इनके विद्वेष को स्पष्ट करता है, और इन्होंने हमें उन परिस्थितियों में अभियोजित किया जिन परिस्थितियों में कोई नहीं करता। तो यह माना जाएगा कि प्रतिवादी के पास उचित और संभाव्य कारण की कमी थी। हां, अगर उचित और संभाव्य कारण थे, यानी जिन परिस्थितियों में प्रतिवादी ने अभियोजन का निर्णय लिया, उन परिस्थितियों में कोई भी होता वो वादी के अभियोजन का निर्णय लेता ही। हां, यह भी सही है कि प्रतिवादी के पास अपने बचाव के आधार उपलब्ध थे, तो प्रतिवादी के बचाव के आधार को सत्य मानने के लिए, ठीक है, वादी बाध्य नहीं था। वो सॉरी, उल्टा बोल गए। भले ही वादी के पास अपने बचाव के आधार उपलब्ध थे, ठीक है, क्योंकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन में तो प्रतिवादी वो होगा जो यहां प्रोसिक्यूटर होगा, और वहां वादी वो होगा जो यहां अक्यूज होगा, ठीक है ना। तो भले ही वादी ये दर्शित कर दे कि साहब इनके पास उचित और संभाव्य कारण तो थे, अर्थात ऐसी परिस्थितियां तो थी जिनमें ये हमें दोषी मान सकते थे, लेकिन हमारे डिफेंस के कारण भी मौजूद थे, हमने इन्हें बताए थे। ये भले ही वादी साबित कर दे, लेकिन इसके बाद भी प्रतिवादी विद्वेषपूर्ण अभियोजन में दायित्व के अधीन नहीं माना जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पास उचित और संभाव्य कारण था। यद्यपि ठीक है तुमने डिफेंसेस दिखाए थे, लेकिन वो डिफेंस सच है झूठ है, इसकी जांच करने के लिए वो नहीं बैठा है, उसके लिए कोर्ट है, वो करेगा। और वहां वो ले गया तुम्हें, तो गलत क्या किया उसने? ठीक है ना, तब तो उसने सही किया। तो इसलिए तब उचित और संभाव्य कारण की कमी ये मानी जाएगी, ठीक है, सॉरी, उचित और संभाव्य कारण की कमी नहीं मानी जाएगी और प्रतिवादी पर कोई दायित्व नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज प्रतिवादी ने अभियोजित किया, कार्यवाही वादी के पक्ष में समाप्त हुई थी। तीसरा, उचित और संभाव्य कारण की कमी थी, और चौथा, इन्होंने विद्वेष के साथ अभियोजित किया था।
विद्वेष के साथ अभियोजित किया था, मीनिंग देर भाई विद्वेष, ये कैसा विद्वेष है? तथ्य का विद्वेष है। और तथ्य का विद्वेष यानी क्या है विद्वेष में? कि कानून की प्रक्रिया किसी के खिलाफ न्याय प्राप्त करने के लिए चलाई जाती है। इन्होंने हमारे खिलाफ जो प्रक्रिया चलाई वो न्याय प्राप्त करने के लिए नहीं, हमें परेशान करने के लिए, हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, हमारे अंग और स्वतंत्रता, जो हमारा अंग और शरीर है इसकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए, हमारा खर्च कराने के लिए इन्होंने ये प्रक्रिया चलाई। इस रूप में विद्वेष की मौजूदगी ये साबित की जाएगी। और तीसरा, आपका चौथा या पांचवा जो भी नंबर है, ये साबित करना पड़ेगा वादी को इससे हमें क्षति हुई, ये साबित करना पड़ेगा। क्षति हुई अर्थात मेरी प्रतिष्ठा एट रिस्क आ गई, जोखिम में आ गई, ठीक है, या प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, या फिर हमें अपने बचाव में खर्च करना पड़ा, ठीक है, या फिर शरीर या अंग की स्वतंत्रता ये खतरे में आ गई। ये हुआ है, ये वादी को साबित करना पड़ेगा। जब इतने तत्व वादी साबित कर देगा तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अकृत्य में वो सफलता प्राप्त कर लेगा। विद्वेषपूर्ण, अगर इनमें से एक चीज की भी कमी है तो फिर समाज के हित में यह है कि भले ही अपने को, ठीक है, अभियोजित किए जाने से वादी को कष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी उसे समाज के हित में इस कष्ट को झेलना चाहिए, क्योंकि प्रतिवादी ने उसे ईमानदारी से विश्वास करते हुए अभियोजित किया। अब ये ठीक है, अब कई बार निर्दोष भी अभियोजित हो जाते हैं, लेकिन अभियोजन के लिए युक्ति संगत आधार होते हुए अभियोजन अगर कोई सिर्फ इसलिए नहीं करेगा कि आगे उसके खिलाफ दीवानी के मुकदमे आ सकते हैं, तो यह समाज के लिए ज्यादा गलत बात होगी। इसलिए अगर इन तत्वों में से किसी एक चीज की कमी है तो भले ही अपने को अभियोजित किए जाने से वादी को कष्ट और कठिनाई इसका सामना करना पड़ा हो, फिर भी वादी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अकृत्य के लिए कोई प्रतिकर ये प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये स्थितियां सारी वो साबित कर देता है तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन में वो प्रतिकर ये पा जाएगा। और प्रतिकर काहे काहे के लिए पाएगा? अपनी प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए, ठीक है। और अगर प्रतिष्ठा को नुकसान आपने विशेष, ठीक है, मंशा से पहुंचाया होगा, जैसे इनकी वकील के रूप में हम इज्जत खराब कर दें, यह मंशा भी आपकी रही है, या उसे जेल भिजवाकर खुद उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, यानी खुद को लाभान्वित करना चाहते थे, तो साधारण क्षतिपूर्ति के अलावा विशेष क्षतिपूर्ति यह भी दिलाई जा सकती है। साधारण तो मिलेगी, जितना प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, जितना खर्च करना पड़ा अपने बचाव में, इसमें जितना नुकसान हुआ, जितनी पीड़ा हुई, उसके लिए तो मिलेगी। लेकिन अगर यह साबित कर दिया कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन का लक्ष्य खुद को लाभ पहुंचाना था अकृत्यकर्ता के द्वारा, या ठीक है, अकृत्यकर्ता के द्वारा सिर्फ अकृत्य के पीड़ित को अपमानित करना ही लक्ष्य था, तो फिर विशेष क्षतिपूर्ति यह भी दिलवाई जाए। यह विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अकृत्य है। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल अभियोजन विद्वेषपूर्ण यह किया जाए तभी अकृत्य माना जाएगा? अगर विद्वेषपूर्ण विधिक कार्यवाहियां चलाई जाए, क्या तब प्रतिकर नहीं मिलेगा? अब प्रश्न यह उठता है, विद्वेषपूर्ण कार्यवाहियां यह क्या चीज है? जिसे वारंट यह जारी करा लिया आपने किसी खिलाफ, या फिर आपने क्या किया, कुर्की ये जारी करा ली किसी खिलाफ, तो चाहे वारंट है चाहे कुर्की है,
ये निश्चित आधारों पर ये जारी होती है। सीआरपीसी आप देखते हैं सेक्शन 87 है, वो ये कहता है कि जब सम्मन की तामील ये व्यक्ति अपने ऊपर नहीं होने दे रहा है, मीनिंग देयर बाय देयर शुड बी सम एविडेंस, इस बात का साक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति ने सम्मन की तामील से खुद को बचाया है, अपने ऊपर सम्मन की तामील नहीं होने दी है, यह जानबूझकर डिसओबीडियंस ऑफ द सम्मन ये कर रहा है। ओनली देन वारंट कुड बी इशूड। आपने यूं ही उचित तथा संभाव्य कारण, जो आधार हैं वो वही हैं जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के हैं। ये नहीं, वहां भी उचित तथा संभाव्य कारण नहीं था, यहां भी नहीं था उचित तथा संभाव्य कारण। देयर वॉज नो जस्ट एंड रीजनेबल कार। आपने अननेसेसरी किसी को परेशान करने के लिए, उसके खिलाफ संबंध कभी तामील ही नहीं हुआ, उसे सिर्फ जस्ट तंग करने के लिए, वो किसी काम को करने के लिए विवश हो जाए, सिर्फ इसलिए उसके विरुद्ध बिना किसी उचित और संभाव्य कारण के वारंट जारी कर दिया, और बाद में कार्रवाई उसी के पक्ष में समाप्त हुई। वो आया, उसने साबित कर दिया कि कभी भी हमें सम्मन की सूचना नहीं हुई। तो आपने पढ़ा था धारा 70 में सेक्शन 70 था, एक वारंट कब तक अस्तित्व में रहेगा, तो या तो वो निष्पादित हो जाए या न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाए। तो न्यायालय रद्द करेगा वारंट को तो यूं ही कर देगा क्या? भाई आप न्यायालय को संतुष्ट करेंगे ना कि वारंट जारी करने के लिए कोई कारण नहीं था, तभी तो करेगा वो रद्द, अदरवाइज काहे कैंसिल कर देगा। तो कार्रवाई व्यक्ति के पक्ष में समाप्त हुई। वो कोर्ट में आया, उसने बताया। अब दो बातें हो सकती, एक तो न्यायिक अधिकारी ने स्वयं अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया और वारंट जारी कर दिया, तब कोई दोषी नहीं है, तब यह विद्वेषपूर्ण, ठीक है, विधिक प्रक्रिया इस्तेमाल में लाई गई है, यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वेषपूर्ण विधिक प्रक्रिया के इस्तेमाल की, ठीक है, इस्तेमाल का उदाहरण यह नहीं है, क्योंकि उसने खुद जारी किया न्यायिक अधिकारी ने। लेकिन अगर आपने उसे उत्प्रेरित किया तो आप, ठीक है, विद्वेषपूर्ण ढंग से विधिक प्रक्रिया यानी लीगल प्रोसेस, अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस, इस अपकृत्य के लिए दोषी ठहराए जा सकते हैं और आपके प्रतिकर की मांग यह हो सकती है। कोर्ट की फाइल पर वारंट है ही नहीं, कोर्ट ऑर्डर करता है, आपने फिर भी वारंट बनाया, आप कोर्ट के ऑफिस में बैठे, वारंट बनाया, भेज दिया, ठीक है, आप लीगल प्रोसेस का अब्यूज कर रहे हैं। यही स्थिति गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी कब होनी चाहिए? ठीक है, देखिए, पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की तो वो तो मामला है मिथ्या कारावास का, वो तो मिथ्या कारावास का मामला, वो लोग देख चुके। यहां आप न्यायालय को भी तो गिरफ्तार करा लेने की ताकत है, ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी आप पढ़ते हैं भाई, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी आप पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? सेक्शन कौन सा था, 44 शायद है, 44, आप मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कराते हैं। मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का निर्णय स्वयं लिया, आपका कोई रोल नहीं, ठीक है, आपने करा दी, यू हैव कन्विंस्ड, आपने कन्विंस किया उसे, दैट इज वाई ही हैज मेड द अरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। आप, ठीक है, विद्वेषपूर्ण विधिक प्रक्रिया के लिए, और वही उचित तथा संभाव्य कारण की कमी है, कार्रवाई उसके पक्ष में समाप्त हुई। आपने उत्प्रेरित किया, क्षति उसे हुई, विद्वेष माना जाएगा। जब आपके पास उचित और संभाव्य कारण नहीं है तो विद्वेष तो माना ही जाएगा, ठीक है ना।
तो उसी आधार पर आप विद्वेषपूर्ण विधिक कार्यवाही चलाने के अकृत्य के दोषी ये हो सकते हैं और उसे प्रतिकर मिलेगा। अब दीवानी, आप लोगों ने सेक्शन 95 पढ़ा था। सेक्शन 95 कह रहा था इस संहिता में कहीं भी अगर असंगत आधारों पर आप किसी को गिरफ्तार कराते हैं, ठीक है, या असंगत आधारों पर उसकी संपत्ति की कुर्की कराते हैं या अन्य कोई कोएरेसिव प्रोसेस उसके खिलाफ जारी कराते हैं, ठीक है, तो न्यायालय अपनी धन संबंधी सीमाओं के अधीन रहते हुए, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जिसने इस प्रकार की कार्यवाहियों के लिए व्यक्ति को उत्प्रेरित किया था, उससे 50,000 रुपए तक का प्रतिकर ये दिलवा सकता है, ठीक है ना। और 95 सबसेक्शन 2 कहता था, ये विशेष बात है, खूब पूछी जाती है। 95 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर इस सेक्शन में कोई प्रतिकर ले लिया गया तो फिर प्रतिकर प्राप्त करने के लिए कोई वाद ये नहीं लाया जाएगा। यहां प्रतिकर प्राप्त करने के लिए वाद का वर्जन कर देगी, ये लिखा है। यानी अब क्या बात आई, यहां यदि प्रतिकर प्राप्त कर लिया है तो इसका मतलब यहां यदि प्रतिकर प्राप्त नहीं किया है तो चलेगा, तब क्या है। यानी सेक्शन 95 में अगर आपने एप्लीकेशन लगाकर कोई प्रतिकर ले लिया तब तो सेक्शन, ठीक है, सिविल कार्यवाहियों में अगर आपकी संपत्ति की कुर्की कराई गई या आपको गिरफ्तार कराया गया, क्योंकि गवाह तो वहां गिरफ्तार हो सकता है, ठीक है, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी आदेश 38, निर्णय पूर्व कुर्की वो भी हो सकती है, पक्षकार भी हो सकता है। तो उचित तथा संभाव्य कारण के बिना आपने वैसा किया, कार्यवाहियां वादी के पक्ष में समाप्त हो गई, विद्वेष साबित हो गया, तब फिर और सेक्शन 95 में कोई प्रतिकर उसने लिया नहीं, तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही ये चलाई जा सकेगी और प्रतिकर प्राप्त किया जा सकेगा। अच्छा, एक चीज है कि संपत्ति इसकी कुर्की न्यायिक अधिकारी के आदेश से हुई और संपत्ति की कुर्की मनमाने ढंग से हुई, तो अगर संपत्ति की कुर्की भले ही पुलिस ने की हो, भले ही किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने की हो, लेकिन न्यायालय के आदेश से नहीं है, तो जो अकृत्य घटित होगा और जो प्रतिकर आपको मिलेगा वो कहां मिलेगा, माल के प्रति अतिचार या अचल संपत्ति के प्रति अतिचार, उसमें मिलेगा, क्योंकि न्यायिक अधिकारी के आदेश से नहीं है। और अगर न्यायिक अधिकारी के आदेश से कुर्की हुई है, ठीक है, तो फिर विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला बन रहा है और तब विद्वेषपूर्ण अभियोजन इसके लिए, या विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या कहें कि विद्वेषपूर्ण न्यायिक कार्यवाही चलाने के अकृत्य के लिए, क्योंकि विद्वेषपूर्ण न्यायिक कार्यवाही चलाने का अकृत्य कहलाएगा, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का नहीं कहलाएगा। पीछे हमने जहां, ठीक है, विद्वेषपूर्ण विधिक प्रक्रिया के अकृत्य के संबंध में जहां हमने विद्वेषपूर्ण अभियोजन कह दिया हो, वहां आप समझ लेंगे कि फिर जो अकृत्य होगा वो विद्वेषपूर्ण अभियोजन का नहीं, विद्वेषपूर्ण ढंग से विधिक प्रक्रिया को चलाने का, चाहे वारंट का मामला हो, चाहे न्यायालय के आदेश के अधीन गिरफ्तारी का मामला हो, और चाहे कुर्की इसका मामला हो। अगर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रोसेस ये अगर कुर्की वगैरह की गई है तो फिर अतिचार का मामला है, ठीक है ना। और अगर न्यायालय के आदेश से ऐसा हुआ है तो विद्वेषपूर्ण ढंग से विधिक प्रक्रिया चलाने का मामला है और ये एक अकृत्य है। इसके अलावा, ठीक है, यह हुआ विद्वेषपूर्ण ढंग से विधिक प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस, अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस, इसका अकृत्य, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अकृत्य, ठीक है, मेलिशियस लीगल प्रोसेस, अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस, इसका अकृत्य, और तीसरा होता है
विद्वेषपूर्ण ढंग से विधिक कार्रवाइयां, ये विधिक प्रक्रिया है। अब विधिक कार्रवाइयों की बात हो रही, लीगल प्रोसीडिंग्स, वो प्रोसेस था, अब प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रचलन में है आजकल। उन्होंने कहा नहीं मान रहे, अच्छा 376 का मुकदमा लिखा दो इनके खिलाफ। माने कैसे नहीं, इनकी तबीयत हरी हो जाए, खूब चल रहा है आजकल। ठीक है, ये विद्वेषपूर्ण ढंग से विधिक कार्रवाई का मामला है, कोई उचित और संभाव्य कारण नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई उचित और संभाव्य कारण नहीं। उन्होंने कहा SC ST लिखा दो इनके खिलाफ। ठीक है ना, यानी न्याय प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, दूसरे को तंग करना उद्देश्य है। कार्यवाही का उद्देश्य क्या है? दूसरे को तंग करना। यह कार्यवाही का उद्देश्य क्या है? किसी अन्य बात पर जिस पर वो सहमत नहीं हो रहा, उस पर सहमत कर लेना उसको, यह है उद्देश्य। तो विद्वेष है ये विद्वेष का एक प्रकार है। और जो विद्वेष मौजूद है तो उचित और संभाव्य कारण ये हो ही नहीं सकता। जैसे उन्होंने कहा विधि के समक्ष समता और मनमानापन ये एक साथ नहीं हो सकता। यह तो मनमानापन होगा, यह विधि के समक्ष समता होगी। ऐसे ही या तो विद्वेष होगा, ठीक है, और या फिर उचित और संभाव्य कारण यह होगा, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। तो ये विद्वेषपूर्ण विधिक कार्यवाहियों का मामला है, ये विद्वेषपूर्ण विधिक कार्यवाहियों का अकृत्य है। और विद्वेषपूर्ण विधिक कार्यवाहियों का अकृत्य कब होता है? जब कार्यवाही न्याय प्राप्त करने के लिए नहीं चलाई जाती, बल्कि कार्यवाही, ठीक है, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए, या किसी को उसके हितों के विपरीत किसी बात पर सहमत कर लेने के लिए यह चलाई जाए, तो विद्वेषपूर्ण विधिक कार्यवाही का मामला है, और यह भी अकृत्य है। और इसके लिए भी प्रतिकर ये प्राप्त किया जा सकता है। और विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अकृत्य के समान ही एक अकृत्य बस और बचता है। अब वो अकृत्य कौन सा है? लोक पद पर अपकरण का मामला, मिसफियंस इन पब्लिक ऑफिस। आपने देखा था जो अकृत्य थे 3 तरह से होते थे, मेलाफियंस, मिसफियंस, नॉनफियंस। ठीक है, अपकरण, अकरण और दुष्करण। इफ यू आर होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस and you are misusing that office, then you are committing the tort of misfeasance. तब आप अपकरण का कृत्य कर रहे हैं, लोक पद में अपकरण का। जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उन्हें विधि ने जो शक्ति दी है उसका उन्हें सद्भावपूर्वक लोगों के कल्याण के लिए उपयोग ये करना चाहिए, और वो अपने को दी गई शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिना किसी उचित और संभाव्य कारण के इंस्पेक्टर साहब तुम्हें बंद कर रहे हैं, ठीक है, कोई कार्यवाही आपके खिलाफ चला रहे हैं, तो लोक पद में अपकरण का अकृत्य वो करना है। और इसमें दंडात्मक क्षतिपूर्ति आएगी। आपको बताया था जब हम क्षतिपूर्ति के प्रकार बता रहे थे कि अकृत्य में कितनी क्षतिपूर्तियां बताई थी। नाम मात्र की नुकसानी, तिरस्कारित क्षतिपूर्ति, साधारण क्षतिपूर्ति, सामान्य क्षतिपूर्ति, सामान्य क्षतिपूर्ति में विशेष क्षतिपूर्ति थी, दंडात्मक क्षतिपूर्ति, ये सारी बातें हुई थी। और दंडात्मक क्षतिपूर्ति में कहा गया था ये अक्सर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध न्याय निर्णित की जाती है जब वे मनमाने ढंग से, असंवैधानिक तरीके से मनमाना रवैया, दमनपूर्ण रवैया ये अपनाते हैं। तो अकृत्य से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, दंडात्मक क्षतिपूर्ति ये दिलाई जाती है उनके कामों के प्रति। तो लोक पद में अपकरण वो भी उन्हीं आधारों पर माना जाएगा जिनमें विद्वेषपूर्ण अभियोजन माना जाएगा, यानी उचित संभाव्य कारण की कमी, कार्रवाइयों का उसके पक्ष में समाप्त होना, विद्वेष कार्यवाही करने की शक्ति तुम्हें जिस बात के लिए दी वो तो स्थिति नहीं थी, फिर भी तुम कार्रवाई कर रहे थे, तो विद्वेष तो था ही। तो लोक पद में अपकरण,
इसके लिए भी, इस अकृत्य के लिए भी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के समान ही कार्रवाई चलाई जा सकती। इसके अलावा अगर प्रतिभूति मांगने की कार्रवाइयां की गई, प्रतिभूति मांगने की 116, जो 107 16, 108 16, 109 16, 110 16 इसमें चलाई जाती है, उनके लिए प्रतिकर नहीं मांगा जा सकेगा। लेकिन अगर कार्रवाई 133 में चलाई गई है, ठीक है, तो भी प्रतिकर धारा 144 में कार्रवाई चलाई गई है, क्योंकि धारा 144 में आपको कुछ करने के लिए विवश किया जाएगा, अपनी संपत्ति की किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए विवश किया जाएगा, कोई आदेश दिया जाएगा, उसे प्रतिष्ठा, शरीर, अंग की स्वतंत्रता और संपत्ति को क्षति यह होना संभाव्य होती है। इसलिए 144 की कार्रवाइयां इनके लिए विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अकृत्य के अंतर्गत कार्रवाई मान्य है। 133 ये अगर बिना किसी उचित संभाव्य कारण के आपके खिलाफ संस्थित की गई कार्रवाई आपके पक्ष में समाप्त हुई, प्रतिवादी था जिसने आपको अभियोजित किया, आपको क्षति हुई, विद्वेषपूर्वक अभियोजित किया, तो 133 की कार्रवाई चलाने के लिए भी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अंतर्गत प्रतिकर की मांग की जा सकती है। हां, 107 16 इन कार्रवाइयों के लिए नहीं, और 145 के लिए भी कार्रवाई नहीं की जा सकती विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अंतर्गत, क्योंकि 145 में खर्चा दिलाने की शक्ति न्यायालय को मिली हुई है। जहां भी खर्चा दिलाने की शक्ति मिल जाएगी न्यायालय को कार्रवाई के लिए, जैसे दीवानी कार्रवाइयों 35 35 से 35 पे, तब यह शक्ति सीमित हो जाएगी, तब विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई नहीं चलेगी। यह विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अकृत्य है। अगली क्लास में हम लोग घरेलू और प्रकीर्ण अकृत्य इन्हें छोड़ देंगे, फिलहाल छोटे छोटे हैं, षड्यंत्र है, ठीक है, अभित्रास है, इन्हें लास्ट में बता देंगे एक साथ। जो बड़े अकृत्य हैं, अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य, यानी ट्रेसपास और न्यूसेंस, अगली क्लास में इन्हीं अकृत्यों पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है।